साउथ इंडिया के लिए होता है कौन सा म्यूजिक बताएंगे? साउथ के लिए होता है आपका कर्नाटक म्यूजिक। कौन सा? कर्नाटक संगीत का संबंध भारत के किस हिस्से से है? दक्षिण भारत से है। और हिंदुस्तानी संगीत का संबंध साथी किससे है? वो नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से। दो तरह के टाइटल आप हमेशा देखते होंगे, उस्ताद। उस्ताद किन लोगों को कहते हैं? उस्ताद होते हैं भाई साहब जो मुस्लिम विद्वान या बोले आपका जो मुस्लिम कलाकार होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता था। और जितने भी हिंदू कलाकार होते थे कला क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, हिंदू कलाकार होते थे आपका, हिंदू कलाकार जो किसी क्षेत्र में आपका पारंगत होते थे उनको कहा जाता था पंडित। क्या कि उनको आपका पंडित की उपाधि दी जाती थी। उसका मतलब किसी जाति से नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो टाइटल होता था। ओके, तो किसको माना जाता है? उस्ताद कौन है भैया आपका? अब आपको दिक्कत देखो, विघ्नाज मुस्लिम नाम नहीं है, मवेलिकारा प्रभाकर वर्मन ये आपका मुस्लिम नाम नहीं है, साई विघ्नेश मुस्लिम नाम नहीं है। तो उस्ताद का टाइटल देखते ही आपको पहले तो ये इमेज बनानी है कि वो मुस्लिम व्यक्ति रहे होंगे, ठीक है। और इन तीनों का संबंध है आपका कर्नाटक म्यूजिक से। क्या बोलेंगे? इन तीनों का संबंध है कर्नाटक म्यूजिक से, ये कभी भी गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको साथ ही कुछ हिंदू शास्त्रीय कलाकार बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। हिंदुस्तानी संगीत के कुछ कलाकार बताएंगे मुझको। हिंदुस्तानी किस हिस्से का है दोस्त? हिंदुस्तानी बताए नॉर्थ का भैया, साउथ का? तो हिंदुस्तानी जो संगीत है भैया वो नॉर्थ का है। और इसके कुछ आर्टिस्ट या कलाकारों की हम बात करें तो सबसे बड़े नाम इसमें आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो क्या बोलेंगे? उस्ताद, अब नाम समझ गए? जी भैया हम समझ गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये क्या है आपका? हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। दूसरे नाम आएंगे आपके सामने पंडित भीमसेन जोशी। और ये तीनों नाम जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तीनों भारत रत्न प्राप्त करता है। पंडित भीमसेन जोशी, बताना आपको है कि इनको भारत रत्न कब कब मिले हैं। पंडित रविशंकर, तो ये दो हिंदू लोग हो गए। और बिस्मिल्लाह खान जी आपका मुस्लिम व्यक्ति थे, तो इसलिए उनको उस्ताद और इनको पंडित की उपाधि। तो बिस्मिल्लाह खान जी, ये तीनों व्यक्ति कौन है? हिंदुस्तानी गायन के साथी ये तीनों के तीनों व्यक्ति हमारे भारत रत्न हैं। कौन है ये? तीनों के तीनों भारत रत्न हैं। तो ये प्रश्न आपसे बनेगा, बिस्मिल्लाह खान जी को कब मिला? 2001 में मिला। 2001 में और किसको मिला था? लता मंगेशकर जी को भी मिला था। किनको? लता मंगेशकर जी को भी मिला था, ठीक है। आपका पंडित भीमसेन जोशी, इनको कब मिलता भैया? 2008 में मिला। पंडित रविशंकर, आप सारे साथियों से जानना चाहूंगा, मैं तो भूल चुका हूँ भाई कि पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला। मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्र जो है ना मेरे जामवंत है, जब जब मैं भूलूंगा तो मुझको याद दिला देंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आएगा उत्तर सबका 1999 उत्तर शायद सबकी तरफ से आएगा। हुए ना तुम जामवंत? जी भैया। और मैं तुम्हारा क्या बोलेंगे, मुझे याद दिला देना। भूलेगा कौन? हनुमान भूलेंगे। आ जाओ। निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया या उस्ताद जाकिर हुसैन? कौन व्यक्ति हैं जो? तो कौन वो व्यक्ति हैं साथी हमारा? क्या बोला? पहले भारतीय संगीतकार हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो वो पंडित रविशंकर हैं। क्या बोलेंगे? पंडित रविशंकर। 1967 में साथी इनकी एक एल्बम आई। 1967 में इनकी एक म्यूजिक एल्बम आई थी और उस म्यूजिक एल्बम का नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट। क्या बोलेंगे? वेस्ट मीट्स ईस्ट। इसके लिए इनको साथी क्या बोलेंगे? 1968 में ग्रैमी। इसको ग्रैमी किस फील्ड में दिया था? म्यूजिक के फील्ड में। इसी को हम बोलते हैं ग्रामोफोन अवार्ड। क्या बोलेंगे? ग्रामोफोन अवार्ड, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब मुझे एक साथी बताएंगे, अभी बहुत चर्चित रहे 2024 में जिन लोगों को ग्रैमी मिला। 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी मिला? 2024 में कितने इंडियंस थे जिन्होंने साथी आपका ग्रामोफोन अवार्ड यानी कि ग्रैमी अवार्ड को पाया? तो आप क्या बोलेंगे? ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भैया अब की बार 2024 में 5 इंडियंस रहे। कितने? कुल मिला के 5 रहे। तो इन सबसे क्वेश्चन भविष्य में बनना तय है। राकेश चौरसिया जी, जरा बताएं चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े रहते हैं? क्या बोलेंगे? चौरसिया। क्या बोलेंगे? चौरसिया तो उनको कहते हैं भैया जो रसिया होते हैं। और रसिया कौन होते हैं? जो बांसुरी बजाते हैं। क्या बोलेंगे? रसिया। चौरसिया हो गया आपका। शंकर महादेवन रहे आपका। पूछेगा आपसे एग्जाम में शंकर महादेवन क्यों प्रसिद्ध हैं, तो आप कहेंगे शंकर महादेवन एक गायक हैं, एक सिंगर हैं, गायन के लिए जाने जाते हैं। तीसरा गणेश राजगोपालन। क्या बोलेंगे? गणेश राजगोपालन रहे। और गणेश राजगोपालन को भैया किसके लिए जाना जाता है? राजगोपालन को भैया वायलिन वाद्य यंत्र के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाना जाता है। चौथा नाम साथी याद रख लेना, एस गणेश विनायक राम। क्या? एस गणेश विनायक राम। विनायक याद रख लो या विनायक राम याद रख लो। ये किसके लिए? ये ताल देने के लिए, ताल वादक हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ताल से जुड़े हुए हैं। और पांचवा जाकिर हुसैन जो 2023 में पद्म विभूषण भी प्राप्त करे थे। ये आपसे आपसे पूछना चाहूंगा कि किससे जुड़े हुए हैं? जब जिक्र होगा हुस्न का, इस बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भैया बल होता है। क्या बोलेंगे? तबला। क्या बोलेंगे? तबला से जुड़े हुए हैं। तबला से जुड़े हुए हैं। कई साथियों ने 2023 में मुझसे पहले बताया, तबला भी मुझसे पहले बताया। बहुत शानदार। तो ये 5 लोग हैं। कौन कौन? राकेश चौरसिया हो गए भैया, बांसुरी से हो गए। शंकर महादेवन हो गए आपका, गायन से जुड़े हुए हैं। गणेश विनायक राम हो गए आपका, किससे? तालवादन से जुड़े हुए हैं आपका। और क्या बोला? गणेश राजगोपालन हो गए आपका, वायलिन से जुड़े हुए हैं। और 5वें कौन है? जाकिर हुसैन जो कि तबला से जुड़े हुए हैं। ये 5 को अब की बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? जरा बताएंगे पहले। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका भरतनाट्यम की एक नई शैली, एक मेरे भाई ने अभी मुझे दिखा कि पंडित रविशंकर की एल्बम का नाम माई म्यूजिक माई लाइफ है। पुस्तक नहीं दोस्तों, की म्यूजिक एल्बम है वो। बिहारी बाबू, स्काई, SKY, बहुत बढ़िया। सूर्य कुमार यादव बोलेंगे जी। भरतनाट्यम साथी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, अरुण डेल। क्या बोलेंगे? पद्मा सुब्रमण्यम को क्या भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरतनाट्यम की कुछ स्टाइल हैं साथी, स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम, जरा नोट करें इनको। भरतनाट्यम की शैलियाँ,
भरतनाट्यम की साथ ही भारत में अन्य कई जगहों पर अलग अलग शैलियां प्रचलित हैं स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम, जिसमें एक शैली आती है कि पंडा नल्लूर शैली। कौन सी? पंडा PANDA, ठीक है, NALLUR, पंडा नल्लूर शैली। पूछते हैं पंडा नल्लूर शैली को भारत में किसने जन्म दिया? तो क्या बोलेंगे? मीनाक्षी सुंदरम ने। किसने? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। और ये किससे संबंधित है पंडा नल्लूर शैली? आपसे पूछे एग्जाम में तो भैया भरतनाट्यम से संबंधित है। दूसरा आपसे पूछे वजुगुर शैली, भरतनाट्यम की वजुगुर शैली की प्रतिपादक कौन है या उसको जन्म किसने दिया है? तो आपका आंसर आएगा रमैया पिल्लई ने। किसने? रमैया पिल्लई उसकी जन्मदाता है। कौन है? रमैया पिल्लई उसकी जन्मदाता है। तीसरा पूछ ले मेलातूर शैली का जन्मदाता कौन है? मेलातूर शैली इसकी साथी जो जन्मदाता है वो कौन है? दोरेज्जा, क्या बोलेंगे? दोरेज्जा अय्यर है। कौन है? दोरेज्जा अय्यर है। और चौथी शैली आती है आपकी कला क्षेत्र शैली। भरतनाट्यम की कला क्षेत्र शैली को किसने जन्म दिया था? कला क्षेत्र शैली की जन्मदाता कौन है? आपका आंसर आएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल है। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या बोलेंगे? रुकती नहीं है मणि कहां पर भैया? भारत में, भरतनाट्यम की। और कौन सी शैली होगी साथी? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मैंने बताया पंडा नल्लूर शैली होगी। आपसे पूछे साथी किसका? वजुगुर शैली, क्या बोलेंगे? रमैया पिल्लई हो जाएंगे आपका। अगर कला क्षेत्र शैली पूछे आपसे तो कला क्षेत्र शैली आप कहेंगे कि कौन होंगी भैया? कला क्षेत्र शैली से रुक्मणी देवी अरुंडेल होंगी। मेलातूर शैली आपसे पूछे तो दोरेजा अय्यर हम कहेंगे। कौन कहेंगे? दोरेजा अय्यर हम कह देंगे। आगे भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है जिन्होंने आपका फाइटर प्लेन को चलाया? क्या बोलेंगे? फाइटर प्लेन को चलाया। बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? पुनीता अरोड़ा है, दिव्या अंजित कुमार है, अभिलाषा बराक है, प्रिया सेमवाल है। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक तो किनको कहते हैं भैया? आप बोलेंगे भैया अभिलाषा बराक है, पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक। पुनीता अरोड़ा आपसे कभी भी पूछे इंडियन आर्मी की, क्या बोलोगे? इंडियन आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। इंडियन आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? लेफ्टिनेंट जनरल बोलेंगे कौन थी? ये थी आपका पुनीता अरोड़ा। दिव्या अजीत कुमार जी की बात करें, स्वार्ड ऑफ ऑनर जो सम्मान मिलता है, क्या बोलेंगे? स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली, स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली पहली महिला है। पाने वाली, स्वार्ड ऑफ ऑनर पाने वाली ये साथी आपका पहली महिला है। कौन है ये? ये पहली महिला है आपका कौन? क्या बोलेंगे जी? ये है आपकी दिव्या अजीत कुमार। अभिलाषा बराक यहाँ पर साथी और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली महिला पायलट कौन है हमारे देश की? जरा बोले, पहली महिला पायलट कौन है? भारत की पहली महिला पायलट किनको कहा जाता है? किनको ये श्रेय जाता है? तो सरला ठकराल को जाता है। किनको जाता है? सरला ठकराल को जाएगा दोस्त आपका। आपसे पूछे दोस्त, आपसे पूछे भारत की पहली महिला फाइट, क्या बोलेंगे? भारत की पहली महिला पायलट, क्या बोलेंगे? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट में आपसे पूछ लेता, क्या बोलेंगे? फाइटर पायलट। वो तो आपका फाइटर एविएटर है, ये फाइटर पायलट शब्द यदि आए आपका तो फाइटर पायलट कौन होंगी? वो होगी अवनी चतुर्वेदी। कौन हो जाएंगी? अवनी चतुर्वेदी होंगी। कौन होंगी साथी? आपका अवनी चतुर्वेदी। तो फाइटर पायलट पूछे तो अवनी चतुर्वेदी, और फाइटर एविएटर पूछे साथी आपसे तो अभिलाषा बराक आप कहेंगे। क्या बोलेंगे? अवनी। बहुत सारे साथियों ने लिखा अवनी, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। क्या बोलेंगे? ICC के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, उससे पहले नहीं था मतलब। तो बोलेंगे कब ICC का गठन हुआ? इतना तो सब जानते होंगे कि ICC का संबंध क्रिकेट से है, और क्वेश्चन में भी ये क्लियर ही है, क्वेश्चन में भी ये क्लियर कर ही दिया गया है कि साथ ही आपका संबंध किससे है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे आपका? तो वर्ष 1909 में साथी आपका ICC के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ICC की स्थापना 1909 में हुई, तो ICC के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे? अच्छा, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्रिकेट का जन्मदाता भैया इंग्लैंड को कहा जाता है। तो क्रिकेट का जन्मदाता याद रख लेना है, मार्क कर लो, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड हो गया आपका साथी, इंग्लैंड हो गया, और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और साथ में आपका तीसरा देश था साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों ने मिलकर ICC की स्थापना की, और 1965 में इसको नाम दिया आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। अब यहाँ से SSC ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन का अर्थ है आपका, क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या बोलेंगे जी? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन ICC का फुल फॉर्म क्या यही है? यस और नो? क्या वर्तमान में बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो मुझे बताएंगे, क्या ICC का फुल फॉर्म वर्तमान में भी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है? यस और नो? आप कहेंगे जी नहीं भैया। 1989 में इसका नाम बदल के 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया, यानी कि नाम चेंज हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। अभी क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो वो कब बनी आपका? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC को उसका वर्तमान नाम साथी कब मिला? ICC को उसका वर्तमान नाम कब मिला? 1989 में। मुझे बताएं ICC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ICC के साथी, ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो साथी आपका कौन है और किस देश से है? वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, क्या बोलोगे? वो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और जो आपका देश है उनका न्यूजीलैंड। क्या कोई भारतीय भी, क्या बोलोगे? क्या कोई भारतीय भी ICC का अध्यक्ष रहा है? प्रथम भारतीय ICC अध्यक्ष कौन रहे थे पहले? क्या बोलेंगे? प्रथम भारतीय ICC अध्यक्ष साथी आपका वो जगमोहन डालमिया रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जगमोहन डालमिया रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? भारत से जगमोहन डालमिया इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। क्रिकेट की साथी बात करते याद रखेंगे 1909 1989 2 वर्ष इंपोर्टेंट है, 65 उतना इंपोर्टेंट नहीं है। मुझे बताओ, एक है ACC क्रिकेट के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी?
एशियन एशियन क्रिकेट काउंसिल साथी एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना ये कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कोलंबो है। क्या बोलोगे? इसका हेडक्वार्टर पूछे तो साथी क्या है? कोलंबो है। और इसके अध्यक्ष कौन है एसीसी के? बताना जरा। इसी के अध्यक्ष है भैया आपके जय शाह, जो भारत के एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, जानते हो इस बात को या नहीं? भारत के एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं। ऐसा खेल रहे मैच को, मतलब कई छक्के ये एक ओवर पे लगा देते थे। जानते हैं आप किस टीम के लिए खेलते थे? जरा बताएं। जय शाह भारत की तरफ से खेलते थे या नहीं? आज बहुत सारे लोग इसको मजाक समझेंगे, भाई तुम मानते रहो, मजाक कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? जरा ये बताएं। इसका हेडक्वार्टर है आपका साथी मुंबई में। वर्ष आप बोलेंगे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो जिन जिन साथियों का उत्तर आएगा 1928 में है। क्या बोलोगे? 1928 में है। 1928 में। मैं पूछ रहा हूँ कौन से देश के लिए खेलते हैं? कई साथी बता रहे हैं हमारा बीजेपी के लिए खेलते हैं। बड़े कमाल स्टूडेंट हो तुम यार। निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है, बताइए भैया। प्रश्न पर आएंगे वापस। काफी हंसी मजाक हो गया कि क्या बोलेंगे? डबल मेडलिस्ट यानी ओलंपिक में भारत के लिए दो मेडल, दो बार हमारे सम्मान का प्रतीक वो कौन रही है? साक्षी मलिक भैया एक बार। साइना नेहवाल, क्या बोलोगे? साइना नेहवाल भैया ये 2012 में कांस्य जीत के आई थी। 2012 में एक ही बार। कर्णम मल्लेश्वरी कब किस वर्ष जीती थी? सन 2000 में जीती थी। सन 2000 में पहली महिला है ये तो। लेकिन पीवी सिंधु साथी 2 बार जीत चुकी हैं। आपका 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कहां पर? 2016 में रियो ओलंपिक में। और साथ ही आपका 2020 टोक्यो में जो 21 में हुए वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक को इन्होंने जीता। कहां पर मेरे साथी? टोक्यो में। अच्छा मैं आपसे कहूं, क्या कोई भारतीय पुरुष भी हैं जिन्होंने हमको ओलंपिक में 2 मेडल दिलाए हैं? बताइए जरा, कौन है दोस्त आपका? तो क्या बोलोगे? पुरुषों में किसका नाम आएगा? पुरुषों में भैया हम पहलवान सुशील कुमार जी का नाम लेंगे। किनका? सुशील कुमार। इन्होंने भी भारत को 2 बार गौरवान्वित किया है। भारत के तिरंगे को ओलंपिक में 2 बार फहराया है, 2008 में बीजिंग चाइना में और साथ ही 2012 के लंदन में। और दोनों बार क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2008 में कांस्य और 2012 में आपका सिल्वर मेडल यानी कि आपका रजत पदक को इन्होंने जीता था। क्या बोलेंगे? रजत पदक को इन्होंने जीता था। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 2 बार जीतते हैं। ठीक है, 2 बार जीतते हैं क्योंकि ये 2 ही है। एंड देन वन डे ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? एंड देन वन डे और आखिर एक दिन। शाहरुख खान की है। आपका शाहरुख खान को कितने लोग ऐसे थे जो बचपन से शाहरुख खान कहते थे? शाहरुख खान। क्या बोलेंगे? खे को पे बना दिया। शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, करण जौहर, आपका करण जौहर। क्या बोलेंगे आपका? या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो गिलगिला करण जौहर इसका भैया राइटर नहीं है। कौन होंगे? नसरुद्दीन शाह। क्या बोलेंगे? नसरुद्दीन शाह इसके राइटर हैं। शाहरुख खान की कोई पुस्तक ऐसी चर्चित है नहीं। करण जौहर की तो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है क्योंकि करण जौहर कैसा है? अनसूटेबल है। एन अनसूटेबल बॉय। क्या बोलेंगे? ये किताब के अनुसार वो खुद ही कह रहे हैं। ठीक है, एन अनसूटेबल बॉय। प्रियंका चोपड़ा की बात करें, अनफिनिश्ड एसएससी द्वारा पूछी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। ये किसकी है साथी? आपका ये प्रियंका चोपड़ा की है। बॉलीवुड की बुक्स के आंसर बताओगे मुझे, मैं लिखूंगा, आप उत्तर बताएंगे। बॉलीवुड की बुक्स के आंसर आपको बताने होंगे। बोलेंगे भैया सोनू सूद की पुस्तक का क्या नाम है? सोनू सूद की पुस्तक कौन सी है जो कोरोना के बाद में लिखी? क्या लिखी? आई एम नो मसीहा। क्या बोलेंगे? आई एम नो मसीहा। हिंदी में लिख लोगे ना, जो मैं बोलता हूँ तो लिख लिया करो, कुछ पे गड़बड़ करते। कहते भैया इस नाम को हिंदी में भी लिख दो। अब बुद्धू तुम आज तक लिखना नहीं सीखे। सत्यजीत रे की बताएंगे भैया जाखन छोटो चिलम। ये अंग्रेजी वाले लिख लेंगे। जाखन छोटो चिलम, दोनों खुश रहो तुम। जाखन छोटो चिलम। सत्यजीत रे याद है? बताना किस कैसी मूवीज के निर्देशक मैंने आपको ये बताए थे? हिंदी फिल्मों के, बंगाली फिल्मों के, कन्नड़ फिल्मों के या तेलुगु फिल्मों के? ये बंगाली फिल्मों से रिलेटेड रहे हैं। साथ ही आप इनको ही आपका ऑस्कर मिला था कब? 1992 में। और 1992 में ही इनको और कौन सा अवार्ड मिला था जरा बताएं? सत्यजीत रे को भैया भारत रत्न भी इनको मिला। क्या बोलेंगे? भारत रत्न भी इनको मिला। और यही है आपका साथी बंगाली फिल्म निर्देशक। बहुत सारे साथियों को उत्तर में देख पा रहा हूँ। सत्यजीत रे, जाखन छोटो चिलम। देवानंद की बताएंगे। देवानंद जिन पर बैन लग गया था ब्लैक कोट पर। क्या बोलेंगे? देवानंद आपका रोमांसिंग विद लाइफ। आज इनको कोई देखेगा ना तो वो कहेगा भैया ऐसी तो कोई बात नहीं थी बैन लगने जैसी, रोमांसिंग विद लाइफ। लेकिन उस टाइप का इनका भैया जलवा था। जलवा सकल सूरत का नहीं होता भाई, जलवा तो किसका होता? फैन फॉलोइंग का होता, जो देवानंद की थी। इमरान हाशमी बताएं दोस्त आपका। इमरान हाशमी बताओ भैया किस ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? किस ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? किस ऑफ लाइफ हो जाएगा। संजीव कपूर साथी आपका संजीव कपूर। बोलेंगे संजीव कपूर की पुस्तक कौन सी है? एन एक्टर्स एक्टर। क्या बोलेंगे? एन एक्टर्स एक्टर। ये किसकी है? संजीव कपूर की है। आयुष्मान खुराना की बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक। आयुष्मान खुराना, आप बताओ आयुष्मान खुराना की पुस्तक सोच पा रहे हैं? पुराने छात्रों से उम्मीद है, नए तो याद कर ही लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा। आप बच्चे परेशान मत होया करो, कोई उत्तर मैं पूछूं तुम नहीं बता पाते हो, ये कहते हो यार बच्चे तो कमेंट में बताते हैं। तो भैया बच्चे कमेंट में बताते हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। तुषार कपूर बता दो साथी आप। तुषार कपूर की कौन सी हो जाएगी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बता दो। ऋषि कपूर की बता दो। नवाजुद्दीन, क्या बोलेंगे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बताएंगे आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कौन सी बुक है आपका? और ऋषि कपूर। और बहुत फोकस करना साथी जब मैं लिखूं गुलजार की पुस्तक। गुलजार अभी बहुत चर्चित रहे हैं तो आने वाले समय में इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाएंगी। तो गुलजार की पुस्तक, सॉरी आयुष्मान खुराना पहले है। क्रैकिंग द कोड। क्या बोलेंगे? क्रैकिंग द कोड किसकी बुक है? शत्रुघ्न सिन्हा की क्या है? एनीथिंग बट खामोश। खामोश कौन कहता था? शत्रुघ्न सिन्हा। एनीथिंग बट खामोश। क्या बोलेंगे? एनीथिंग बट खामोश। क्या बोलेंगे? एनीथिंग बट खामोश।
आपका याद रख लेना जिया जले। और जब भी बहुत चर्चित रहे हैं साथी, हालांकि भारत में बहुत चर्चित पहले से भी हैं गुलजार। गुलजार मुझे बताएं किस भाषा के कवि हैं? गुलजार जो है साथी आपका किस भाषा के कवि हैं? तो क्या बोलोगे भैया एक उर्दू कवि हैं ये। इनको 2009 में ऑस्कर मिल चुका था। 2009 में जय हो मूवी के लिए इनको भी ऑस्कर मिला है। और साथ ही अगर बात करूं गुलजार की, तो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितने दोस्त बता सकते हैं 58वें? अभी हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले उसमें एक व्यक्ति और रहे जो संस्कृत के विद्वान हैं। क्या नाम है उनका? रामभद्राचार्य। क्या बोलेंगे? रामभद्राचार्य। तुषार कपूर की अगर हम बात करें साथी, तुषार कपूर की आई आपका द बैचलर डेड। क्या बोलेंगे? द बैचलर डेड किसकी पुस्तक है? तुषार कपूर की पुस्तक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ। क्या बोलेंगे? एन ऑर्डिनरी लाइफ। ये एक ही किताब का नाम है साथी, एन ऑर्डिनरी लाइफ होगी। और ऋषि कपूर की आपका खुल्लम खुल्ला। क्या बोलेंगे? खुल्लम खुल्ला किसकी पुस्तक का नाम है? ये भैया मेरे साथी ऋषि कपूर की बुक है। किसकी बुक है? किसकी बुक है आपका? क्या बोलेंगे? ये ऋषि कपूर की बुक है। आगे आइए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया जो साथी ना लिख पाए हूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉलिटिक क्वेश्चन शुरुआत होते हुए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका किसकी एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन को बताते हैं? संघ की कार्यपालिका हम सबने बात की साथी भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 है, 52 से लेकर 151 है, लेकिन उसमें भी बांटा हुआ है। और जो बांटा हुआ है साथी आपका क्या बोलेंगे? जो बांटा हुआ है आपका वो अनुच्छेद 38 से 50 हो जाएगा क्या? नहीं भैया, ये तो डीपीएसपी का पार्ट हो गया। तो 52 से 78 जो है वो यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका को बताता है। 78 के बाद में साथी आपका आर्टिकल 79 से 122 तक जो है वो यहाँ पर किस चीज के अनुच्छेद बताए गए हैं? संसद के अनुच्छेद बताए गए हैं। किसके आर्टिकल्स हैं आपका? यहाँ पर आर्टिकल्स हैं आपका किसके? पार्लियामेंट के। 122 के बाद में साथी जो आर्टिकल 123 आता है, 123 आप जानते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति है, जो ऑर्डिनेंस पावर है, उनको बताता है 123। और 124 से 47 किसको बताता है? आर्टिकल 124 से 147 जो आपको पता होना चाहिए, ये संघ की न्यायपालिका को बताता है। किसको? ज्यूडिशरी ऑफ यूनियन को बताता है, संघ की न्यायपालिका। याद है ना आर्टिकल 124 से कौन शुरू हो जाता है जरा बताएं? आर्टिकल 124 से कौन शुरू हो जाता है? आर्टिकल 124 का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के है, यानी कि जुडिशरी से संबंधित आर्टिकल्स फिर आते हैं। अच्छा मुझे बताइए आर्टिकल जो साथी आपका 148 से 151 है, ये किसको बताता है? तो भैया ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल महानियंत्रक आपका साथी किसको बताता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बताता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। संघ की न्यायपालिका, बहुत बढ़िया, बहुत साधारण उत्तर आया। तो क्या बोलेंगे? ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल महानियंत्रक अभिलेखा परीक्षक को बताता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? तो इस तरह हमारे आर्टिकल 52 से लेकर के 151 बटे हुआ है। और ये बटा हुआ आपको पता होना चाहिए। मैं संघ की न्यायपालिका जैसे संघ की कार्यपालिका पूछ लिया तो पेपर में आपसे संघ की न्यायपालिका भी पूछेगा, तो आप कहेंगे संघ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जहां से शुरू होगा वहां से शुरू होती है। ठीक है, गलती तो कोई नहीं करेगा? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों से संबंधित है? क्योंकि अभी एक आइडिया लगाना है यहाँ पर कि कौन से आर्टिकल्स आए। तो क्या बताया? 52 से 78 तक क्या बताया मैंने आपको साथी? संघ की कार्यपालिका को लेकर के। और संघ की कार्यपालिका के बाद में 78 के बाद में हमने 79 से जैसे ही शुरू करते हैं तो संसद शुरू होती है। तो 79 से क्या शुरू हो जाती है? हमारी संसद शुरू हो जाती है। और 85 बताता है संसद के सत्र। मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा संसद के सत्रों में क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्न कितने तरह के कैसे पूछे जा सकते हैं, नेताजी को ये कॉलर पकड़ने का अधिकार है या नहीं है संसद में जो ये लड़ जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? भारत के संविधान का संसद के सत्रों से आर्टिकल 85 का याद रखें। यहीं पर साथी एक आर्टिकल 120 आपको याद रखना है, जो क्या बताता है? संसद में जो कामकाज की भाषा है, यानी कि आपका पार्लियामेंट में जो आपकी कामकाज की भाषा होगी उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 120 बताता है। ऐसे ही साथी आपसे पूछे आर्टिकल 122 क्या कहता है? वो कहता है जो कोर्ट है, न्यायालय है, ठीक है, जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। संसद की कार्यवाही की संसद में क्या कार्यवाही हुई है उसकी जांच कोर्ट नहीं करेगा। संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होगी, ठीक है, उसको एग्जामाइन नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं एग्जामाइन किया जा सकता है? जो क्या है? एक्शंस पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट में कार्यवाही हुई। ठीक है, क्या बोलेंगे? जो पार्लियामेंट में कार्यवाही हुई। कोई दिक्कत? दो आर्टिकल याद रखेंगे। संसद में कामकाज की भाषा, ऐसे ही इसका उल्टा होता है, आर्टिकल 210 होता है, वो विधानमंडल में कामकाज की भाषा को बताता है। स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसकी भाषा वहां पर क्या होगी साथी आपका? यानी कि वहां पर जो पार्लियामेंट तो होगी आपका सेंट्रल के लिए, वहां पर होता है विधानमंडल। विधानमंडल में क्या भाषा होगी? ठीक है, आगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? क्या बोलेंगे? द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? आपका रिकॉर्ड, कभी भी रिकॉर्ड कोर्ट नहीं बोलना है इसको, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलना। द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कुछ बच्चे याद रखते हैं, रिकॉर्ड कोर्ट नहीं, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि ये अभिलेख न्यायालय होगा, सभी प्रकार के दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार होगा आपका, उनको संभाल के रखेगा। तो अभिलेख न्यायालय किसके अनुसार है? आर्टिकल 129 के अनुसार है। किसके अनुसार? आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स के साथ ही हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले याद आता है हमको आर्टिकल 124। इसमें क्या बताया गया है? क्या बोलेंगे? एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। कुछ ऐसे दोस्त होंगे हाई कोर्ट में कंफ्यूज होते होंगे। हाई कोर्ट क्या है? उच्च, हाई माने उच्च, तो एचसी मतलब हाई कोर्ट, यानी कि आपका क्या बोलेंगे? उसको हम उच्च न्यायालय कहेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाएगी तो उसको उच्चतम न्यायालय कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको उच्च को हम उच्चतम न्यायालय कहेंगे। तो आर्टिकल 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के। बताना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। फिर आता है आपका आर्टिकल 125, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 125
बताता है साथ ही आपका जो जज होंगे, ठीक है, उनकी सैलरी को बताता है। न्यायाधीशों के जो वेतन होंगे, न्यायाधीशों के जो साथ ही आपका वेतन होंगे, सैलरी ऑफ जजेस को ये बताता है, ठीक है। आर्टिकल 126 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 126 बताता है आपका कभी भी एडहॉक जज को नियुक्त करना पड़ गया, क्या बोलेंगे, कार्यवाहक न्यायाधीश जो होता है, एडहॉक जो जज होते हैं, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति को बताता है। किसको बताता है? कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति को बताता है, ये याद रखना, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। 124, 125, 126, फिर 129 बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत सारे साथियों ने लिखा 26 जनवरी 1950, साथ ही स्थापना 28 जनवरी मत लिखना कोई भी, स्थापना तो 26 जनवरी को हुई, प्रथम बैठक बोले तो 28 जनवरी कहेंगे, प्रथम बैठक बोले तो 28 जनवरी 1950 कहेंगे, ठीक है। स्थापना तो 26 जनवरी को ही हो गई थी। पहली बैठक जो हुई यहाँ पर, क्या बोलेंगे, जो पहली कार्रवाई हुई है वो 28 जनवरी है, ठीक है। आगे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? 100वां संशोधन जिसका संबंध किससे था साथी? तो 100वें संशोधन की हम बात करें, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में साथी किसका भूमि विवाद को मैंने इसी कक्षा में आपको बताया था कि किस किस के बीच में आपका 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के विवाद था। भारत और बांग्लादेश के बीच का जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व किया गया कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध में रहे। तो ये क्या बोलेंगे, आपका 2015 का है। और 2015 में कौन साहब थे? आपका प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे जी? प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? कॉमन संशोधन हम पहले खत्म कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, गोवा को राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? क्या 52वें संविधान संशोधन से मिला? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो किसको बताता है साथी? आपका दल बदल को, बड़ा पूछा भी जाता है, दल बदल को बताता है, ठीक है। तो 56वें संशोधन से मिला, क्या मैं ये बोल दूं आपका 59वें से मिला या 48वें से? तो हम कहेंगे भैया 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका साथी 1987 में हुआ, उससे गोवा को राज्य का दर्जा मिला। अच्छा, एक पूछा जाता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो आपका 1956 का कौन सा संविधान संशोधन है? तो याद रखेंगे वो है 7वां संविधान संशोधन। सीए बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपका संविधान संशोधन 1956। ये क्या है आपका 7वां? ये आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ये याद रख लेना है। क्या बोलेंगे? राज्य पुनर्गठन, सॉरी पुनर्गठन को गलत लिख रहे हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। क्या है ये? राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 7वां, ठीक है। ये बेसिक चीजें जो भी मैं आपको बताऊं दोस्त, कभी भी मैं आपसे पूछूं, जब अगले स्टेप पे हम जाएं तो आपको तैयार होने चाहिए, उसी क्रम में मैं आपको सिखाऊंगा चीजें, क्योंकि इन सबकी हमको जरूरत पड़ेगी। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को, क्या बोलेंगे, गोवा, अभी कौन सा संविधान संशोधन बताया गोवा के लिए, जरा बताएं? 1987 का 56वां। गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। तो क्या बोलेंगे भैया, गोवा संशोधन करके ने गोवा, दमन, दीव को, तो 13वां था, 10वां था, 12वां था या 18वां था? तो आप कहेंगे भैया 12वां संविधान संशोधन था। और जो अगर हम गोवा की बात करते हैं, तो गोवा की जब हम बात करते हैं तो दिसंबर 1961 में, मुझे बताएं गोवा किस देश से अलग हुआ था, किस देश से मुक्त हुआ था? तो आप बोलेंगे दमन और दीव ये अलग हुए थे आपका पुर्तगालियों से। क्या बोलेंगे? पुर्तगाल से अलग होकर के आपका साथी दिसंबर 1961 में, ठीक है। और क्या बोलेंगे यहाँ पर 13वां नागालैंड के लिए हो गया, 13वां साथी नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था, इससे नागालैंड को मिला था। 10वें से दादरा नगर हवेली, बाद में बताऊंगा आपका। 18वां हो गया आपका साथी पंजाब हरियाणा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक याद रखो अभी आप, 36वां संविधान संशोधन जो 1975 का है, ये क्या कहता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। क्या कहता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किससे मिला? और सह राज्य का पूछ लेगा, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा पूछ ले, सिक्किम को कोई स्टेट किससे बनाया गया था? वो 35वां संविधान संशोधन था। सीए बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, एनसीटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हमने किया था? एनसीटी बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसके लिए हमने 69वां संविधान संशोधन किया 1991 में। और क्या बनाया था? दिल्ली को एनसीटी बनाया। क्या बनाया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी इसको बनाया गया, दिल्ली को एनसीटी बनाया गया। और तभी यहाँ पर क्या की गई? विधानसभा सीटें। अच्छा, बता सकते हैं कितने लोग हैं कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे। गुरु जी एक गलती कर दी शायद आपने, क्योंकि पंडित रविशंकर को 5 ग्रामी मिल चुके हैं, फर्स्ट 1967 से 2013 मिल चुके हैं। बट सर आपने लिखा 1967 में मिला है, चेक करो भाई साहब। मैंने बोला 1967 में ही उनको मिला, घोषणा 1967 में हुई, क्योंकि उनकी एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट 1967 में ही आई, घोषणा उसकी 1967 में होगी, लेकिन उनको वो दिया गया था 1968। कभी भी दो ऑप्शन नहीं देगा, कि दोनों क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है। जब 1968 उनको देना था तो उन्होंने 1967 को विकल्प में रखा, रखेगा तो क्वेश्चन दोहराई में आ जाएगा, क्योंकि एसएससी दोनों आंसर इसके मान चुके 1967 में 1968। घबराने की बात नहीं बोल रही है, ठीक है। चिंता नहीं करनी, इतना लंबा कमेंट नहीं लिखना भाई, बस पढ़ाई करनी है, जोश जुनून के साथ में बस पढ़ना है। विधानसभा की 70 सीटें, अरे गजब हो तुम भाई। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्ति नामक एक शिलालेख में दर्ज किया गया। गुप्त वंश पर साथी अगर हम बात करें, आपका गुप्त वंश बता सकते हो? गुप्त वंश के दौरान कौन से शासक थे जिनके दरबारी यानी कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि, उनके कौन से दरबारी थे दोस्त? हरिसेन। हरिसेन एसएससी का फेवरेट व्यक्ति है, और हरिसेन ने ही लिखा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति का मतलब ही क्या है? प्रशंसा है भैया, प्रशंसा है भैया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग किसको बोलते हैं? इलाहाबाद को, यानी इसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहते हैं। बताना कितनी पंक्ति इसमें लिखी थी, कितनी पंक्ति इसमें लिखी थी इसकी तारीफ में? क्या बोलेंगे भैया? समुद्रगुप्त की तारीफ में कितनी पंक्ति लिख दी थी? 33 पंक्ति लिख दी थी, 33 पंक्ति। और समुद्रगुप्त को और क्या क्या लिखा हरिसेन ने? क्या बोलेंगे? हरिसेन ने कविराज कहा,
क्या कहा? कविराज कहा। और इसी ने ही साथी उसकी वीणा बजाते हुए जो सिक्के के चित्र थे, क्या बोलेंगे? वीणा वादक उसको प्रस्तुत किया कि वह वीणा वादक था। क्या बोलेंगे? वीणा वादक था। कौन था वीणा वादक? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम क्या उपाधि देते हैं दोस्त, जरा बताइए? समुद्रगुप्त को हम क्या उपाधि देते हैं? समुद्रगुप्त को समझाने से पहले एक बात समझा दूं। जी भैया, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में कौन आया भैया? घटोत्कच आया मेरे साथी। घटोत्कच के बाद में कौन? महाभारत का घटोत्कच नहीं है, कभी वो समझ लो भीम का बेटा घटोत्कच। फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम आए और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त है। छोटी सी कहानी सुना दूं, क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त के बाद में भैया कौन आया? आपका रामगुप्त आया। और रामगुप्त के बाद में कौन आया? आपका रामगुप्त के बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त सेकंड। ये आपको याद करना है। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश यानी कि जिसको भारत का साथी, भारतीय इतिहास का क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग किसको कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? सोचे जरा, भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग इसको क्यों कहा जाता है? ऐसे क्या कारण थे? तो आप कहेंगे भैया ये एक कोइंसिडेंस है कि शासन तो अच्छा रहा ही, लेकिन इस टाइम पर भारत के महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और आमीर जैसे साथी खगोलज्ञ हुए हों, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए हों, आपका महाकवि कालिदास जैसे राइटर हुए साथी, आपका धन्वंतरी जैसे चिकित्सक हुए, आपका बेताल भट्ट जैसे जादूगर हुए, वररुचि और साथी आपका अमर सिंह जैसे व्याकरण कोशकार को लिखने वाले व्यक्ति पैदा हुए। क्या बोलेंगे? आपका छपड़क जैसे भैया आपका ज्योतिष के व्यक्ति पैदा हो गए और ना जाने आर्किटेक्ट। तो व्यक्ति बहुत कमाल के थे, तो इसीलिए उन्होंने ही बनाया भारतीय इतिहास का स्वर्ण। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? श्रीगुप्त। ठीक है। और आपका लेकिन अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है? हु इज द, क्या बोलेगा? हु इज द ओरिजिनल फाउंडर? वास्तविक संस्थापक कौन है? क्यों जी? वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में अंतर यह है, जो राज्य की सीमाओं में सबसे ज्यादा विस्तार करे वही आपका वास्तविक संस्थापक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा 319 एडी। एडी का मतलब आज वाला जो कैलेंडर चल रहा है, ईसवी में बैठा है, यानी जैसे अभी 2024 तो ऐसे सन 300 भी चला होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता है समुद्रगुप्त आपका साथी। क्या बोलेंगे? ये 319 से लेकर के 335 या 334 इसके बारे में कई जगह लिखता है, विभेद मिलते हैं। इसके गुप्त वंश के शासनों में सबसे ज्यादा अंतर है, लेकिन जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सर्वदा सत्य है। 380 एडी हो गया समुद्रगुप्त आपका, और रामगुप्त हो गया आपका। रामगुप्त तो सब बेचारा 3 महीने का, 3 महीने नहीं कह रहा हूँ, 3 महीने कह रहा हूँ, ये गद्दी पर बैठने के बाद कुछ दिन का शासन था। इसलिए समुद्रगुप्त से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। इसी का दरबारी कवि है कौन आपका? इसी का दरबारी कवि कौन? नाम मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तो आप बोलेंगे भैया हरिसेन आपने पढ़ाया, हरिसेन आपने पढ़ाया। और समुद्रगुप्त को हम बोलते हैं भारत का नेपोलियन। किससे तुलना की जाती है इसकी? भारत का नेपोलियन इसको कहते हैं। और भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने साथी नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को, क्या बोलेंगे? इसने नॉर्थ इंडिया के कुल कितने? 9 राजाओं को, और साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया था, इकट्ठे नहीं, अलग अलग। साउथ इंडिया के कितने राजा? भैया 12 राजा। तो मैं पूछूं कुल मिला के कितने राजा हराए समुद्रगुप्त ने? भैया 21 राजा हराए, 21 राजा हराए। और यही समुद्रगुप्त है जिसकी नीतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। एक तो साथी आपका आता है, क्या बोलेंगे? वृषभोद्धरण की नीति, क्या वृषभोद्धरण पॉलिसी आता है आपका। और एक समुद्रगुप्त से प्रश्न आता है आपका ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या बोलेंगे? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। तो दरअसल में क्या था कि उसने वृषभोद्धरण की नीति भारत के किस हिस्से में चलाई थी? उत्तर में। यहाँ पर क्या था कि उसने राज्य को जीता और उन पर शासन किया। ग्रहण मोक्षाग्रहण उसने साउथ में किया। साउथ में क्या था कि राज्य को जीतकर उसको छोड़ दिया, बस अपनी ताकत दिखाई कि मुझको तुम कमजोर मत समझो। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी ताकत और प्रदर्शन दिखाने के लिए जो कार्य करते हैं वही समुद्रगुप्त ने किया। समुद्रगुप्त का बेटा ये जो है रामगुप्त, ये थोड़ा कमजोर शासक था। यही था जो अपनी पत्नी किसको? शक शासकों को देने को तैयार हो गया था। जब शक शासक रुद्र तृतीय ने इससे कहा, इसने कहा शक शासक रुद्र तृतीय ने कि हमने सुना है तुम्हारी पत्नी इसी की वाइफ है, और जयशंकर प्रसाद जी ने इसी के लिए लिखा है, आपका विशाखा दत्त ने भी लिखा है, क्या नाम है उसका? ध्रुव स्वामिनी। उसने कहा रुद्र तृतीय ने कि भैया ये ध्रुव स्वामिनी इतनी सुंदर है, इसको हमको दे दो। तो ये इतना कमजोर शासक था। सोचिए भारत का ऐसा भी राजा हुआ जो अपनी पत्नी देने को तैयार हो गया और कहता है ठीक है राज्य रहेगा तो पत्नी और आ जाएगी। दरअसल में इस रामगुप्त से शादी हुई थी ध्रुव स्वामिनी की। उसके घर वालों ने जो शादी की वो प्रेम प्रसंग था किसका? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव स्वामिनी का। भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो देवर भाभी हुए, मतलब शादी इसी से होनी थी। लेकिन जब गद्दी पर बड़ा बेटा रामगुप्त बैठा तो लड़की वालों का तुम्हें पता ही है, उनको तो राजा से शादी करनी होती है। तो उन्होंने बोला चंद्रगुप्त द्वितीय से शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये गद्दी पे नहीं बैठा है, हम शादी करेंगे रामगुप्त से, क्योंकि भैया गद्दी का असली अधिकारी ये है। और बाद में फिर एहसास हुआ अरे ये तो गलत को लड़की दे दी अपनी, ये तो गलत को दे दी, बड़ा कमजोर है। तो ये आकर रोई इससे कि तुम उस दिन में शादी का स्टेप ले लेते, मेरी और तुम्हारी शादी हो जाती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। तो उसने कहा ठीक है। तो इसने बोला अच्छा घर की स्त्री को देने को तैयार है, तो इसका गर्दन काटा था इसने अपने भाई का, इसका कमजोर आदमी। और फिर जाकर के सक्कों का जो रुद्र तृतीय था उसको हराया था। इसीलिए तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं सक धन हरि, सक्कों का दुश्मन। वह क्या बन गया? सक्कों का दुश्मन बन गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बाद में आया? रामगुप्त के बाद में। फिर शादी करी ध्रुव स्वामी ने। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? वाकाटक वंश का क्या बोलेंगे जी? चंद्रगुप्त प्रथम या आपका श्रीगुप्त से था भैया, या समुद्रगुप्त से था, या चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ? क्रम याद रखेंगे जी भैया, क्रम बिल्कुल याद रखेंगे। एक साथी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि समुद्रगुप्त को भैया जो भारत का नेपोलियन कहा वो विंसेंट स्मिथ ने कहा, बहुत शानदार। कौन यूरोपीय इतिहासकार है? विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था इसको? भारत का नेपोलियन। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। अच्छा बताना जरा किस पुस्तक में कहा था? तो हमारे साथी ने वो भी बताया कि इसने भारत के इतिहास के लिए एक पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है किसकी पुस्तक है? विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, तो वाकाटक वंश का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने साथी क्या किया? देखो वाकाटक वंश मैं आपको पहले बता दूं, वाकाटक वंश जिसके संस्थापक कौन है, कितने लोग बताएंगे?
फाउंडर्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। संस्थापक हैं इसके विंध्य शक्ति। कौन है? विंध्य शक्ति इसके फाउंडर थे और विंध्य शक्ति से इसकी रिश्तेदारी हुई। दरअसल में संधि बने ये दोनों आपस में। और ये कौन है? चंद्रगुप्त, मैंने आपको बता दिया समुद्रगुप्त का बेटा है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किससे? ये अपने बेटे की शादी कराई यहाँ पर, सॉरी क्या बोलेंगे, आपका अपनी बेटी की शादी कराई। इसकी शादी कराई, अपनी बेटी की शादी कराई वाकाटक में, ये याद रखिए। कौन है जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल तो साथी सब जानते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में कितने रत्न रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड जिसका भारत में शासन 380 एडी से लेकर के 414 एडी रहा है, इसके शासनकाल में साथी क्या बोलेंगे, इसके शासनकाल में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न, जो बाद में अकबर ने भी रखे। तो कितने व्यक्ति हैं थम्स अप करके बताएं जिनको 9 रत्नों के नाम याद है? तो क्या बोलेंगे भैया? पहले तो अमर सिंह। अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्या लिखा इन्होंने? अमरकोश पुस्तक को लिखा है। किस बुक को लिखा है? अमरकोश बुक किसने लिखी है? वो अमर सिंह ने लिखी है, अमर सिंह ने लिखी है। ये कौन थे भैया? जो कोशकार होता है। कोशकार समझते हो? मैन हु मेक्स द डिक्शनरीज, वो कोशकार होता है, ठीक है। एक आपका धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन है साथी जरा बताएं? ये डॉक्टर साहब थे। ये कौन थे भैया? ये आपका डॉक्टर साहब थे, यानी कि ये चिकित्सक थे, मेडिसिन फील्ड से इनका संबंध था। तीसरे थे साथी आपका हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के इनके पिता के दरबारी थे, वो इनके समय पर भी रहे। हरिसेन कौन है? वो कवि थे, पॉइंट थे एक। साथी आपका कालिदास, कालिदास भी कौन थे? कवि थे आपका, क्या बोलेंगे? कालिदास भी एक कवि थे, कवि थे कालिदास भी, महाकवि कालिदास जिनको हम कहते हैं। और छपड़क थे एक, छपड़क जो आर्किटेक्ट थे, इनके महलों को आपका डिजाइन करते थे, वो जगहों को, वास्तुकार थे, क्योंकि गुप्त काल को हम वास्तुकला के लिए भी जानते हैं। वो देन छपड़क ही है। कौन बोलेंगे? छपड़क है। शंकु का संबंध किससे था साथी आपका? सॉरी, छपड़क का संबंध जो है ना दोस्त, वो छपड़क का संबंध था ज्योतिष से, गलत बोल रहा हूँ, वो शंकु है। शंकु, शंकु का जो संबंध था ना साथी आपका वास्तुकला से, आर्किटेक्ट के लिए इनको कहें तो ज्यादा ठीक है। छपड़क जो है ना वो वास्तुकला और ज्योतिष से थे। इनके लिए लिखना ज्योतिष का ध्यान रखते थे और ग्रहों की दिशा जो होगी वास्तुकला, तो पहले ज्योतिष कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। सातवां जो नाम है साथी वो वराहमीर का है, जिनका संबंध था किससे? एस्ट्रोनॉमी से। किससे? खगोल से संबंध था, खगोल से, खगोल विज्ञान से उनका संबंध था। वररुचि थे साथी 8वें, वररुचि थे, उनका संबंध किससे था? तो पूछता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वररुचि का संबंध किससे था? तो वररुचि का संबंध था आपका व्याकरण से, ग्रामर से, ठीक है, ग्रामर से इनका संबंध था। और 9वें थे बेताल भट्ट, जो भैया जादूगर थे। कौन थे? बेताल भट्ट, जो कि कौन थे? जादूगर थे। कौन थे? जो जादूगर थे। ये आपको याद रखना है। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है एसएससी, देखना ध्यान से। हरिशेन तो मैंने आपको बता दिया, सारा क्लियर है। कौन सा अभिलेख लिखा भैया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। धन्वंतरी जी के बारे में, महाकवि कालिदास जी के बारे में साथी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बताएंगे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो कम से कम याद रखो, क्या बोलेंगे? हिंदी की पुस्तक है, वैसे से पूछने लग गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो वैसे भी ऐतिहासिक पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है आपका। मेघदूतम को याद रखो, मेघदूत पुस्तक किसकी है? मेघदूत पुस्तक किसकी है? कालिदास की। छपड़क को याद रख लेंगे। वराहमीर की पुस्तक याद रख लो साथी आपका पंच सिद्धांतिका, इन्होंने खगोल के बहुत सारे सिद्धांत दिए। पंच सिद्धांतिका। महरौली जानते हो ना, महरौली की स्टोरी क्या है? महरौली कहाँ पड़ता है? जहाँ कुतुब मीनार है, नई दिल्ली में। महरौली है मिहिर की। इन्होंने इसी वराहमीर को एक हवेली गिफ्ट दी कि भैया तुमको जो रिसर्च करनी है तुम करो इस देश के लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या बोलेंगे भैया? वहीं पर उन्होंने बढ़िया काम किया, तो वो मिहिर की हवेली को ही हम बोलते, मिहिर की हवेली, हवेली 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 महरौली हो गया धीरे धीरे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पंच सिद्धांति का व्रत संहिता हो गया। वररुचि हो गए। बेताल भट्ट की साथी अगर हम बात करें, इन्होंने लिखा आपका मंत्र शास्त्र बुक। किसको? मंत्र शास्त्र बुक किसकी है? मंत्र शास्त्र बुक किसकी है? वो आपका बेताल भट्ट यानी जादूगर की है, ठीक है, ये याद रखिए। बहुत बढ़िया। तुम डर गई क्या मुझसे? मैं तुमको जानता हूँ। भाई समुद्र की तो बहुत जल्दी से, इसका नाम क्या लिखा रहा है? ये डाउट है कोई? बताओ इसको। अरे बेगम माहौल पैदा कर रहा है लड़कियों में आगे क्लास। अरे ये कितने कमाल का आदमी है। नवीन सर का जख्मी छात्र। बेटा यूट्यूब पे ऐसे ऐसे नाम लिख दो जो यूट्यूब भी घबराए नाम देख करके, जो नाम देख के कांपने लगे यूट्यूब पे। ये कौन व्यक्ति है? किसके? जख्मी छात्र है। बहुत गजब। एक तो ये होता है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तुम ऐसा समझ लो गुरुजी कहते हैं बड़ा नाम करेगा और अपना नाम लगा लो उसके आगे। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर जी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा थम्स अप करके बताना आवाज ठीक आ रही है। मैं रोज देखता हूँ अपनी क्लास को चला के, बाद में भी आवाज सुन के आवाज हमेशा ठीक होती है। शायद आप किसी के फोन में दिक्कत होती है। एक बार थम्स अप करके बताएं ताकि बाकी बच्चे भी देखें कि आवाज ठीक है। बताना आवाज ठीक है भाई। गुप्त काल किसने शुरू किया? अब गजब तरीके से उत्तर बताएंगे। क्या समुद्रगुप्त कहें भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय कहें, कुमारगुप्त कहें या चंद्रगुप्त प्रथम कहें? तो इनमें से किसको चुनेंगे? वास्तविक संस्थापक। और इसी दिन इसने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत चलाया जिस दिन ये गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर बैठने का क्या वर्ष है? 319 एडी है, 319 ईस्वी है, कभी गलती नहीं करनी है। अमर सिंह रिक्त स्थान के दरबार में तेजस्वी में से एक था। ये तो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। अमर सिंह साथी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? अमर सिंह कौन थे आपका? जिन्होंने साथी अमरकोश बुक को लिखा, अमरकोश बुक को लिखा, अमरकोश पुस्तक को लिखा। और ये क्या करते थे? डिक्शनरी कंपाइल करते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, कोशकार थे। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न होता हुआ हमारा, मंत्र शास्त्र को किसने लिखा था जरा बताएं? महाकवि कालिदास भैया मेघदूत लिखा, इन्होंने विज्ञान शाकुंतलम लिखा और बहुत सारे भारत के ग्रंथ लिखे, ठीक है। ये ट्रेडिंग का सारा गुस्सा हम पे क्यों उतारता है? इनको कोटकनियों के बारे में बताओ। घटकरपर ने लिखा साथी आपका, कुछ बताएंगे जरा फटाफट से। घटकरपर ने कुछ लिखा। और देखो यहाँ पर एक बात और आती है आपका, यहाँ पर जो नाम आता है ना, जैसे हम यहाँ पर नाम लेते हैं हरीश, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विभेद करते हैं इसी बात से कि चंद्रगुप्त के दरबारों में भैया ये तो समुद्र
हरिशेन कुछ समय तक रहे थे नवरत्नों में और घटकर पर कुछ समय तक रहे थे। कुछ साथी इस पर कहने लगते हैं भैया घटकर पर होंगे तो हरिशेन नहीं थे, तो हरिशेन भी रहे हैं। हरिशेन और घटकर पर कुछ समय के लिए दोनों रहे हैं, ठीक है। कभी भी इस बात से कंफ्यूज नहीं हो। बेताल भट्ट एक जादूगर थे, इन्होंने ही साथी क्या लिखा, आपका मंत्र शास्त्र को लिखा है। आगे आइए।